एक फ्रेंच वेबसाइट एशिया लिस्ट में छपी खबर के मुताबिक चीन जानबूझकर भारत और ताइवान के साथ विवाद को तूल दे रहा है। दरअसल इसके पीछे चीन की सरकार का मकसद अपनी जनता को बरगलाना है, जो बीते 2 साल से कोरोना और उसके कारण लगाए गए प्रतिबंधों से परेशान होकर सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रही है। फ्रेंच वेबसाइट एशिया लिस्ट में छपी खबर के मुताबिक शी जिनपिंग वन चाइना पॉलिसी को सख्ती से लागू करना चाहते हैं। वो देश में कोविड प्रतिबंधों और आर्थिक मंदी के खिलाफ विद्रोह को दबाना चाहते हैं। चीन की सरकार लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए राष्ट्रवाद के मुद्दे को उछाल रही है। इसके लिए जिनपिंग भारत से सीमा विवाद और ताइवान मुद्दे का सहारा ले रहे हैं। यही वजह है कि चीन की सेना ने 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की कोशिश की, जबकि ताइवान से खाद्य सामग्री के आयात पर बैन लगाने के साथ अपने लड़ाकू विमानों को उसके एयर डिफेंस जोन में भेजा। अब चीन चाहे लाख कोशिश करे, लेकिन LAC पर उसकी कोई चाल कामयाब नहीं होने वाली है। इस बीच लद्दाख में LAC पर चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार वहां हल्के वजन वाले जोरावर टैंक को तैनात करने की योजना बना रही है। 25 टन वजन वाले जोरावर टैंक को DRDO ने डिजाइन किया है। वजन में हल्के होने की वजह से जोरावर टैंक को LAC पर तैनात करने और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में आसानी होगी। एक जोरावर टैंक में 3 लोगों के बैठने की जगह होगी और इसका कवच इतना मजबूत होगा कि उस पर बड़े से बड़े हथियार का भी असर नहीं पड़ेगा और अंदर बैठे लोग सुरक्षित रहेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ये टैंक मिसाइल फायरिंग सिस्टम से भी लैस होंगे। इन टैंकों में दुश्मन के ड्रोन की जानकारी देने वाला वार्निंग सिस्टम और उसे मार गिराने वाला सिस्टम भी लगाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक जोरावर टैंक का निर्माण 2023 से शुरू हो जाएगा और 2024 में ट्रायल के बाद इन्हें सेना को सौंप दिया जाएगा। जोरावर टैंक का नाम दरअसल 1841 में सिख चीन युद्ध के नायक रहे जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया के नाम पर रखा गया है। उस लड़ाई में जनरल जोरावर सिंह की फौज ने चीनी सेना को हराकर तिब्बत में अपना परचम लहराया था। रूस और चीन की नौसेना शंघाई के पास जेजियांग प्रांत में युद्धाभ्यास करेगी। 21 से 27 दिसंबर तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास पर भारत समेत पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में घुसपैठ की कोशिश की थी, जबकि ताइवान को भी लगातार धमकाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि चीन इस युद्धाभ्यास को लेकर किसी भी तरह का खुलासा नहीं करना चाहता, लेकिन भारत से अपनी दोस्ती को देखते हुए रूस ने साफ कर दिया है कि उसका मकसद एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बनाए रखना है। इस युद्धाभ्यास में 4 युद्धपोत, बारयाग मिसाइल क्रूजर, मार्शल शापोशनिकोव विध्वंसक, 2 जंगी जहाज शामिल होंगे, जबकि चीन की ओर से 2 डिस्ट्रॉयर, पेट्रोल शिप, सप्लाई शिप, पनडुब्बी, पैसिफिक फ्लीट के एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स शिरकत करेंगे। चीन से भारत की दुश्मनी और रूस से भारत की दोस्ती जग जाहिर है। ऐसे में इस बात की उम्मीद बहुत कम है कि रूस भारत को धोखा देगा। रक्षा जानकारों की माने तो इस युद्धाभ्यास का असल मकसद दरअसल अमेरिका को आंख दिखाना है। एक तरफ रूस चीन के साथ सैन्य अभ्यास कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन पर उसके हमले भी जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 300 दिन हो गए हैं, लेकिन रूस के तेवर नर्म नहीं पड़े हैं। आज भी रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर हमला किया, जबकि कीव पर तो रूस ने ड्रोन से बारूद बरसाया, जिससे एक बहुत बड़े इलाके में तबाही मच गई। लोगों के घर जमींदोज हो गए, उनका सामान जलकर खाक हो गया, गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो गई और कीव के आसपास स्थित कुछ गांव तो पूरी तरह बर्बाद हो गए। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि उनकी से इस्तेमाल किए जा रहे ईरान के 30 शाहिद ड्रोन्स को मार गिराया। Могли бачити, в якому стані зараз Михайло Саакашвілі, в якому стані його здоров'я. Тому я звертаюсь до народу Грузії, до влади Грузії. Треба проявити. दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र में ईरान ने कहा कि वो रूस को ड्रोन की सप्लाई करता रहेगा और इससे UN के किसी भी प्रस्ताव का उल्लंघन नहीं होता। कीव पर बीते 6 दिनों में रूस ने तीसरा बड़ा हमला किया था और उसका मुख्य निशाना वहां का पावर प्लांट और पावर ग्रिड थे। लेकिन आक्रामक तेवरों के साथ रूस फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, क्योंकि रूस को अच्छी तरह पता है कि यूक्रेन को पश्चिमी देश, खासतौर पर अमेरिका, घातक हथियारों की सप्लाई कर रहा है। लिहाजा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी खुफिया एजेंसी FSB को भी सीमाओं की निगरानी का आदेश दे दिया। Обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная. Но на вас, на вашу защиту надеются живущие там люди, граждане России. वहीं देश को संबोधित करने के बाद व्लादिमीर पुतिन बेलारूस के लिए रवाना हो गए और वहां के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मुलाकात की।
रक्षा जानकारों की माने तो पुतिन बेलारूस पर दबाव बनाने के लिए वहां का दौरा करने पहुंचे। पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में बेलारूस भी अपनी सेना को मोर्चे पर भेजे। बेलारूस ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल नहीं होगा। हालांकि पुतिन का कहना है कि वो बेलारूस के साथ मिलकर एक सिंगल डिफेंस स्पेस तैयार करना चाहते हैं, जिससे दुश्मन देशों पर नकलें कसी जा सके। वहीं बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने रूस को बड़ा भाई बताते हुए एक बार फिर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि वो रूस की मदद जरूर करेंगे, लेकिन जंग के मैदान में नहीं कूदेंगे। जबकि व्लादिमीर पुतिन के साथ अधिकारियों को संबोधित करते हुए अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने ये भी कहा कि उनका देश रूस के बिना खुद को आजाद नहीं रख सकता। Откровенно, мы в состоянии в одиночку без России защитить свою независимость и суверенитет. Не в состоянии. दरअसल बेलारूस को अच्छी तरह पता है कि पुतिन उसे दोबारा रूस के साथ मिलाना चाहते हैं, लेकिन वो रूस की मुखालफत भी नहीं कर सकता, लिहाजा उसने बीच का रास्ता चुना है। जबकि पुतिन ने बेलारूस दौरे पर इन कयासों से इनकार कर दिया कि वो बेलारूस की आजादी छीनना चाहते हैं। वहीं उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यूपी के इटावा में घने कोहरे के कारण आज आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेनें देरी से चली। ऐसे में यात्रियों को काफी देर ठंड में खड़े रहना पड़ा और लोग प्लेटफॉर्म पर ही इंतजार करते रहे। दिल्ली में आज तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। आज सुबह तापमान 5 डिग्री के करीब दर्ज किया गया। वहीं कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम रही। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। राजधानी दिल्ली में ठंड और कोहरे के साथ प्रदूषण भी बड़ी मुसीबत बना हुआ है। बढ़ती ठंड के साथ प्रदूषण का स्तर फिर बेहद खराब की श्रेणी में चला गया है। दिल्ली के कई इलाकों में आज AQI 400 के पार दर्ज किया गया। वेस्ट दिल्ली के नारायणा थाने के SHO का एक डांस वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक SHO अपनी बेटी की रिंग सेरेमनी फंक्शन में देरी से पहुंचे, जिसके बाद लोगों ने उन्हें सीधे डांस करने के लिए बुलाया। हालांकि पुलिस वर्दी में डांस करने के इस वीडियो ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के 2 ऑडियो लीक होने के बाद वायरल हो गए। इन ऑडियोज में इमरान खान अलग अलग महिलाओं से अश्लील बातें करते सुनाई दिए। जबकि पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार रिजवान राजी की माने तो ये ऑडियोज बेहद वाहियात है और इन्हें बच्चों से दूर रखना चाहिए। अवाम के चटखारे के लिए, मसाले के लिए जारी कर दी गई हैं, फजूल हैं, वाहियात हैं, बच्चों से महफूज रखनी चाहिए और बड़ों को कहना चाहिए कि तुहाडे सुनने वाली गल नहीं है। हालांकि रिजवान राजी ने दावा किया कि दोनों ऑडियोज में आवाज इमरान खान की ही है। अच्छा, अब उस ऑडियो को मैं सुन बैठा हूँ 2-3 मरतबा। उसमें जो एक तो ज़ाहिर है कि दोनों ऑडियोज के अंदर एक आवाज़ तो इमरान अहमद खान ने साहब की है और दूसरी एक तो आवाज़ हम पहचानते हैं, वो तो एक खातून है, वह इस वक्त पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की जो है वो सुना है, उनकी मनकूहा है, तो इसलिए उनके बारे में मुनासिब नहीं होता। और दूसरी खातून जो है वो किसी की साहब का मनकूहा है। रिजवान राजी के मुताबिक इमरान की वायरल ऑडियोज 5-6 साल पुरानी है और इन्हें जानबूझकर वायरल किया गया। जो है ये दोनों पुरानी ऑडियो हैं और काफी अरसा पुरानी ऑडियो है, मेरे 5-6 साल पुरानी है। और जिन लोगों ने ये रिकॉर्ड की थी उनके पास महफूज पड़ी हुई थी, तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं है, कोई चीज़ कभी कभी काम में भी ले आनी चाहिए, तो वो उन्होंने काम में लाई है। जाहिर है पाकिस्तान के पत्रकार रिजवान राजी का इशारा शहबाज सरकार की ओर है, क्योंकि इमरान खान की धुर विरोधी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ही है जो फिलहाल सत्ता में है। जबकि इमरान के ऑडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इमरान की आलोचना कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग ही कह रहे हैं कि इमरान ने अपनी एक साफ सुथरी छवि दिखाकर देश को बेवकूफ बनाया। हालांकि इमरान की छवि कभी साफ सुथरी नहीं रही। उन पर उन्हीं की पार्टी के सदस्य रही आयशा गुलालाई ने शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। करतूत इनके बहुत सारे हैं। उन करतूतों में से एक करतूत ये है कि ये जिस तरीके से टेक्स्ट मैसेजेस भेजते हैं गलत, और भी बहुत सारे काम जिस तरीके से ये खवातीन और लड़कियों की जो इज्जतें हैं, इज्जतदार खवातीन की जो इज्जतें हैं, वो इस पार्टी में मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि वो महफूज नहीं है। वहीं आयशा गुलालाई से पहले इमरान की पूर्व पत्नी रहम खान ने भी अपनी किताब में लिखा था कि नशा करने के साथ अवैध संबंध रखना इमरान खान की आदत में शुमार है।